ओके, तो लास्ट क्लास में हमने 42 तक डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 43 से हम लोग 55 तक कर लेते हैं, फिर आपके डाउट डिस्कस कर सकते हैं, डाउट जो है ना। तो देखिए, जो 43 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये कि तो ये 43 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक्स वाई जो है रैंडम वेक्टर इस तरीके से y मोर देन 0 है, द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y आपको दे रखा है। क्या ये x गिवन y इज इक्वल टू y इज एक्सपोनेंशियल y, तो रेट y है, मीन 1/y होगा, एंड मार्जिनल जो है y का, हालांकि y का जो मार्जिनल है ये गामा में चला जाएगा ना, गामा 2,1 हो जाएगा, ये y इज अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन 2,1। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x बताओ। तो क्या करोगे आप लोग बताओ, जिन लोगों को आइडिया है, कैसे फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। सर इसको सर डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इंटू जी वाई करके इसको मतलब एक एक्स वाई में कन्वर्ट करके फिर एक्स का अलग से निकालना पड़ रहा है, फिर उसके बाद उसको मतलब ऐसे करते जो जो जैसे फॉर्मूला है डायरेक्ट मतलब यहाँ से जॉइंट आ जाएगा, ये जो कंडीशनल दे रखा है, तो इस फिर उसके कंडीशनल, बाद इंटीग्रेट करके उसको मतलब सिर्फ वाई मतलब हाँ हाँ जैसे वाई पे x, लेके फिर मार्जिनल निकल के फिर उसको मतलब नॉर्मल ऐसे कर। जी जी, तो उस तरीके से है ना। तो यहाँ से x गिवन y है, तो जॉइंट अपॉन मार्जिन ऑफ y, मार्जिन ऑफ y दे रखा है, जॉइंट y का, जॉइंट एक्स वाई का आ गया, एक्स वाई का जॉइंट आ गया, तो उससे आप x का मार्जिनल निकाल सकते हैं और x का मार्जिन निकाल के y गिवन x कर सकते हैं, ये एक तरीका है। हाँ, है ना। देन एक ये हालांकि लेंदी अप्रोच है, शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है, तो जॉइंट निकालने के बाद दिखेगा कि क्या पता अगर डायरेक्टली आपको y गिवन x मिल जाए, तो ये है। इनडायरेक्ट वे से जो मतलब किया था तो उससे सर मतलब हो नहीं रहा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वे में कीजिए, जॉइंट निकालिए, जॉइंट से मार्जिन निकालिए x का, हाँ सर वो फिर y कर ली गिवन सर। x उससे हो जाएगा। ठीक है, उस सॉल्व होने चाहिए। यहाँ ये कह रहा है कि एक्स वाई रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेक्टर है, जिसका ये ज्वाइंट एमजीएफ दे दिया आपको, ठीक है ना। तो ये आपको ज्वाइंट एमजीएफ दे दिया। अब आपको क्या करना है कि p जो है x प्लस 2y, तो यहां से दिख तो रहा है ये इसको ब्रेक करोगे तो e की पावर 2s स्क्वायर एंड e की सर पावर, लेकिन उससे नहीं होगा सर। हाँ सर की थी सर, उससे नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं हो रहा। सर नहीं सर, उससे सर मतलब आप जो बोल रहे हैं मैंने उससे किया था तो उससे सर मतलब गलत हो रहा था। तो उसको सर वो 0 0 पुट करके मतलब मार्जिनल एम एक्स और एम वाई अलग अलग करके फिर उसको जैसे मतलब डेरिवेटिव करने से वो आंसर आ रहा। हमें पूछा क्या है यहाँ पे, हमें पूछा है 2p प्लस 1 क्या होगा, तो मतलब p निकालना पड़ेगा ना, तो p निकालने के लिए हाँ कहाँ से आएगा, तो मीन से उसके आ लिए जाए। तो सर एक्सप्रेशन लगेगा मतलब सेट। अरे तो ये कह रहा हूँ mx t आ गया, mx s आ गया, mx आ गया s के टर्म में e की पावर 2s स्क्वायर, my आ गया t के टर्म में e की पावर t, यही है ना। क्यों नहीं आएगा बताओ भाई, mx है s के टर्म में 2s स्क्वायर, तो ये 2s e की पावर 2s स्क्वायर किसका mgf है। हाँ ये सर नॉर्मल 0 4 का एमजीएफ है। नॉर्मल 0,4 4 हाफ है ना, म्यूटी प्लस हाफ हाँ सिग्मा हाफ स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर ठीक होता है। हाफ, हाँ तो हाफ करेंगे तो 4 इंटू एस स्क्वायर, ठीक है। और y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वाई की डिस्ट्रीब्यूशन 1 0 होगा। हाँ हाँ, तो ये क्या होता है 1 0, वेरिएंस 0 होता है, तो क्या बोलते हैं इसको हम, जिस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, डीजेनेरेट डिस्ट्रीब्यूशन। डीजेनरेट है, तो ये डीजेनरेट हो गया। सो प्रोबेबिलिटी y बराबर किस पॉइंट पे, 1 पे, क्योंकि इसका ये है ना, ये डिस्क्रीट है एक्चुअली, y इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो ये लिखना गलत होगा क्योंकि हम लोग वेरिएंस पॉजिटिव लेते हैं, तो y इज अ डीजेनरेट एट 1, क्योंकि 1 है ना, तो प्रोबेबिलिटी y बराबर 1 इज 1, सो y डीजेनरेट है 1 पे और x है नॉर्मल 0 4, तो बस इससे कर लीजिए, तो x प्लस वाई का मीन निकाल सकते हैं, तो x प्लस हाँ वाई सर का, आया है सर 1.5 आया है।
सो P बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x प्लस 2y का मीन, तो Ex हमारा है 0 और y का मीन 1 ही आएगा, y का मीन तो यहाँ से 1 आएगा ना, हाँ वेरिएंस भी 1 आएगा, x प्लस 2 वेरिएंस भी 0 होगा। x प्लस 2y का मीन क्या आएगा, 2 आएगा अपॉन वेरिएंस ऑफ x प्लस 2y, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस 4 टाइम वेरिएंस ऑफ y, तो यहाँ से वेरिएंस तो 0 है इसका y का, तो x का वेरिएंस यहाँ से 4 हो गया, तो ये 2 हो गया। सो लेस देन, हमने मीन इसका x प्लस 2y का मीन निकाला, 2 आया, वेरिएंस निकाला, वेरिएंस 4 आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आया, सो -1/2 आ गया, ये 1 - 2/2, तो ये आ गया 5 ऑफ -0.5, और 5 ऑफ -0.5 0.5 दे रखा है इन्होंने, तो इसीलिए 1 - 5, ये 1 - 5 0.5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 - 5 0.5 कितना है 0.6915, तो 0.6915 घटा लीजिए इसको, कितना आएगा बताओ, 5.803 0.3085, तो मल्टीप्लाई करो इसमें, 2 टाइम 0.3085 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करो, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। 0.613 आया है इसका, जो भी आएगा वही करेक्ट आंसर, कैलकुलेशन करके देख लो। यहाँ जो है 45 कह रहा है कि कंसीडर द होमोजेनियस मार्कोव चेन विद स्पेस दिस वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखी है आपको। अब आपको ये दे रखा है, पूछ क्या रहा है कि इनिशियली 1 पे है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, अच्छा ये श्योर है कि 1 पे ही है इनिशियली, है ना, तो इनिशियल स्टेट क्या है 1 ही है, तो P be the probability that the state 0 will be visited before state 3, state 0 will be visited before state 3, तो इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना सकते हो, और सॉरी ग्राफ डायग्राम बना सकते हो, तो ट्रांजिशन डायग्राम बना लो, उससे दिख जाएगा, ये मैंने क्लास में अलग कराए हैं क्वेश्चन जब मार्कोव चेन में, तो जस्ट आपको उसमें एक ज्योमेट्रिक जीपी भी बन जाएगी, उससे आ जाएगा। फिर यहाँ पे है कि एक्स वाई रैंडम वेक्टर है, जॉइंट पीएमएफ आपको ये दे रखा है, अब यहाँ भी ध्यान से देखिए, तो वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, सो ये क्या है, यहाँ पर सर y given x होगा, y given x और f of x होगा, और y given x फॉलो करता है बाइनोमियल x, हाफ, और x फॉलो करता है नेगेटिव मतलब जियोमेट्रिक हाफ। ओके, तो बोल रहा है वेरिएंस ऑफ y, तो ये फॉर्मूला तो पता ही आपको, वेरिएंस ऑफ y का कंडीशनल के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, इससे आ जाएगा, तो है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, इससे आ जाएगा, ठीक है, तो इसे लगा लीजिए, हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये यहाँ अगर आप देखेंगे लाइक्लीहुड रेशियो फाइंड कीजिए क्या आता है, तो ये मोनोटोनिक आई थिंक आता है, नहीं आता है, ये नॉन रैंडमाइज टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब रेशियो आप फाइंड करेंगे इसका, मान लो मैं f0 अपॉन f1 फाइंड करता हूँ, तो यहाँ जैसे आ गया 2 मत लिखो, है ना, 10/5 10/6 10/8 10/9 10/12, अच्छा है तो मोनोटोनिक, देखो सो मोनोटोनिक है, क्योंकि 5 6 7 8 9 12 है ना, तो ये जो h0 अपॉन h1 जो है ना, ये आपका h0 का लाइक्लीहुड फंक्शन h1, तो h0 अपॉन h1 जो लाइक्लीहुड फंक्शन, दिस इज क्या है हमारे पास, ये डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब डिक्रीजिंग है, तो इस केस में क्रिटिकल रीजन क्या होता है, सर उसका जो लोएस्ट वैल्यू होगा, नहीं मोर देन लेस देन के केस में, जब
इंक्रीजिंग होता तो लेस देन इक्वल टू होता, मोर देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू के, इस तरह का केस आएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सो ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट डिक्रीजिंग है, तो बाय नीमन पियर्सन लेमा जो है ये x मोर देन इक्वल टू के आएगा। अब x मोर देन इक्वल टू के है, लेकिन यहाँ पे अब k क्या लोगे, देखो k हो सकता है 1, तो अगर आप देखोगे यहाँ साइज क्या दे रखा है, साइज दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो पूछ रहा है कि ये जो मतलब सर f0 by f1 इसको हम r लेंगे तो जो r का वैल्यू सबसे लोएस्ट होगा, मतलब वो मतलब जो अल्फा को सेटिस्फाई करेगा, जो r का जो वैल्यू, सर वही तो क्रिटिकल रीजन होगा ना। तो अल्फा यहाँ है नहीं, अच्छा यहाँ अल्फा ना 0.1, हाँ वही मैं पूछ रही थी। तो 0.1 में आपको देखना है अब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन F0 है, तो बताओ k क्या लोगे। अगर k आपने 1 ले लिया तो ये पूरा ऐड होके 1 आ जाएगी लेफ्ट साइड की, ये अल्फा की वैल्यू। k आपने अगर 2 ले लिया तो ये ऐड होके 0.9 आ जाएगी। f0 और f1 का वैल्यू तो मैटर करता है ना, मतलब प्रॉपर वे से निकालेंगे तो जिसका वैल्यू सबसे कम होगा तो वो 0.1 को सेटिस्फाई करेगा, तब जाके तो अरे निकालो ना, तुम बताते रहते हो मुझे, तुम निकाल के बताओ ना क्या आंसर है, ऐसा थोड़ी हवाबाजी चलेगा, मतलब जो आप बता रहे हो लिख के बताओ कि ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन में, ऐसा होगा, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या होगा, तो ऐसे बताने से थोड़ी होगा। आप मुझे बताओ लिख के क्या मतलब है, मतलब ऐसा क्या क्या कहना चाह रहे हो आप, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वैसे बताओ मुझे आप बताओ सीधा आंसर मुझे। आप जो करो लोएस्ट वैल्यू लेना है वो लेके आप ट्राई करके आंसर बताओ, ऐसे बातें बनाने से नहीं होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है ना, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए ट्राई कीजिए, मैंने उसको अप्लाई करना है, आप जो बता रहे हो कॉन्सेप्ट सही है लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है किस क्वेश्चन में किस तरह के अप्रोच लगेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ के की ऐसी कोई सुटेबल वैल्यू यहाँ से मिलेगी नहीं, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये अच्छा ये रैंडमाइज टेस्ट है एक्चुअली, नॉन रैंडमाइज, अगर नॉन रैंडमाइज होता तो उसका टेस्ट फंक्शन इस तरह से होता है 1 या 0 है ना, 1 व्हेन x। सर हम लोगों को तो जो बीएससी में हम लोगों ने ऐसे करके सॉल्व किए थे। हाँ तो कीजिए ना, तो क्यों नहीं कर पाए, वही तो मैं कह रहा हूँ, बीएससी में किया आपने, मेरे साथ इतने दिन पढ़ रहे हो आप, हमने डिफरेंट अप्रोचेस देखे हैं, ये चीजें हैं, तो आपको अब मेन तो एग्जाम में आपके दिमाग में आना चाहिए ना, आप वहां लिख के आओगे उसमें आंसर में एग्जाम वाले उसमें तो लिखने का ऑप्शन भी नहीं रहता कि आप लिख के आ जाओ कि हमने बीएससी में ऐसा पढ़ा था, आपने जो क्वेश्चन दिया वो गलत है, ऐसा लिख के आओगे वहाँ पे। सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव है, तो एबीसीडी टिक करना है वहाँ पे, या इसमें न्यूमेरिकल आंसर करने हैं, आपके लैंग्वेज तो लेगा भी नहीं है कि आप यहाँ लिख के आओगे बीएससी में मैंने पढ़े थे, ये थोड़ी लिख के आओगे, आप तो आंसर लिखोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे आपको, उसको ये थोड़ी मतलब कि आप बीएससी में पढ़े, एमएससी में पढ़े, नहीं पढ़े, उससे मतलब थोड़ी है, उसको मतलब आंसर से, तो आपको समहाउ आंसर तक पहुंचना है, ये है। अब क्या आप पढ़े वो आपको देखना है। अप्लाई कीजिए, हमने पढ़े बहुत कुछ है, मैंने अप्लाई कर पाना, उसको अप्लाई कर पाओगे आप, एमसीक्यू में ये दिक्कत है कि आप कौन से वाले अप्रोच अप्लाई करोगे, ये हमने पहले भी सॉल्व किए। तो ये इस तरह का जो टेस्ट फंक्शन होता है, इसका क्रिटिकल रीजन ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट, दिस इज द नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट, ये नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट है, ये दिस इज नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट। अब यहाँ पे नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन नहीं होगा, इसका टेस्ट फंक्शन समझ लो, क्योंकि उससे कोई भी क्रिटिकल रीजन मिलेगा ही नहीं जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अचीव कर रहा होगा, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा आ जाए 0.10 आ जाए, ऐसा कोई क्रिटिकल रीजन मिलेगा ही नहीं, x मोर देन इक्वल टू 1 इस टाइप का ऐसा कोई क्रिटिकल रीजन नहीं मिलेगा जिसके करस्पॉन्डिंग साइज अल्फा आ जाए। आप चेक करके देख लो, मैं भी बता रहा था कि वैल्यू रख के देख लो क्या आएगी, मिनिमम 0.60 आएगी, लेकिन मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चाहिए 0.10, तो जो k की आप हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे लोगे तब भी साइज 0.6 है, अगर मैं k यहाँ लिखता हूँ 5 तो x मोर देन इक्वल टू 5 अंडर h0, तो ये 0.60 आ गया, यहाँ 0.10 है और 0.60 आ गया, लेकिन मुझे यहाँ 0.10 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया टेस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं
तो वो जो होगा रैंडमाइज टेस्ट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वो रैंडमाइज टेस्ट है। तो उस केस में अगर आप लिखोगे, तो मैं फिर से बोलता हूँ, देखो ये 1 0 x मोर देन इक्वल टू k एंड यहाँ पे है x लेस देन k, इसको बोलते हैं, मैं फिर से लिख रहा था ना क्या, नॉन रैंडमाइज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये है। और एक अभी लिखूंगा तो यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी p लिख सकते हो आप, p when x more than equal to k, और यहाँ आप देख लो 0 लिखना है या वो लिखना है उसके हिसाब से। सो दिस when x is less than k, इसको बोलते हैं रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन, नॉट स्टैटिस्टिक्स, सॉरी टेस्ट फंक्शन। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अलग है ना, टेस्ट फंक्शन है ये, रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन। तो ये आपका है रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रिटिकल रीजन निकलता है, यहां से अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x निकालो तो ये आपका आएगा, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k आएगा, ठीक है ना। तो जो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट लिखते हो, वहां एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट यहाँ ये है। तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास, तो यहाँ टेस्ट फंक्शन मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ टेस्ट फंक्शन ये p है। तो अब इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ पे p को 1/6 लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा इजिली, अब आपका जो आंसर है ना वो आ जाएगा 0.1। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली मैं ये कह रहा था, ये 0.6 हो रहा है ना, k को 5 रखने पे, k को 5 रखने पे 0.6 हो रहा है, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 हो जाएगा। तो ये किस लॉजिक से हो रहा है, रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया उसके बेस पे। तो अब मेरा जो क्रिटिकल रीजन एक्चुअली वो 1/6 टाइम वो है। तो आगे पावर निकालोगे तो उसी टेस्ट फंक्शन के हेल्प से पावर निकालोगे। तो वहां क्या होगा, ये जो 0.70 है ना, यहाँ x मोर देन इक्वल टू 5 लिया है मैंने, तो यहाँ पे 0.70 ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0.12 इसका आंसर है ना। इसको 6 से डिवाइड करते हैं 0.10 हो जाता है। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव करेगा 1/6 से डिवाइड करने पे, और इसका साइज मतलब पावर 0.10 आ जाएगा उससे। तो उससे आंसर इसका 0.12 होगा, आप चेक कीजिए है ना। इसका जो आंसर आएगा 0.12। ऐसा क्यों हो रहा है, 0.72/6। यहां देखिए, तो ये क्या है, जो 48 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि x आपके पास रैंडम वेक्टर है फ्रॉम नॉर्मल, मतलब मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 सिग्मा, ये सिग्मा मैट्रिक्स दे रखा है, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2 एंड x3 विद फिक्स x1, डायरेक्ट फार्मूला था इसका, ठीक है ना, उसको यूज कर लो। तो उसे डायरेक्टली आ जाएगा, वो r1 to r2 इस तरह टर्म में कुछ फार्मूला था, उसको यूज कर लो सीधा। तो फॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला भी क्लास में करा ही रखा हमने, वो फार्मूला नोट करो, वैल्यू पुट करो। इससे पहले आपको ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसके टर्म में फार्मूला है, डायरेक्टली यूज हो जाएगा। और ये इसमें सर बॉन्ड बॉन्ड है जो ऑलरेडी बना है। नहीं, अच्छा यहाँ 1 1 ओके, हां डायगोनल एंट्रीज में हुआ। जी ठीक है, हाँ ये तो डायरेक्टली वो मैट्रिक्स है ना, कोवेरिएंस मैट्रिक्स, यही कोरिलेशन मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएंस 1 है, तो यही कोरिलेशन मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ पे ये एंट्री जो है ना, जैसे R11 R12 R13 इस तरह लिख लीजिए, और इसके टर्म में एक डायरेक्ट फार्मूला है कि पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2 एंड x3 विद फिक्स x1, डायरेक्टली फार्मूला यूज कर लीजिए तो आ जाएगा। मैंने ये मल्टीवेरिएट क्लास में ये कराया होगा। हाँ सर थोड़ा सा देखिए सर ग्रुप में मैंने एक चीज भेजी है। अच्छा, वही मैं जो वो एमपी टेस्ट आप बोल रहे हैं ना, वही भेजिए। ठीक है। तो हाँ, दूसरा क्वेश्चन है ना ये तो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं इस अप्रोच के बारे में बोल रही थी। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। इसमें क्या मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक तो है। हाँ सर, वो आर बॉन्ड ग्रेटर देन ऐसे करते हैं। हाँ, फिर तो लेवल से उसके बाद सर वो जो अल्फा का, मैं वही बोल रही थी कि अल्फा का जो वैल्यू है उसको सेटिस्फाई करना है, फिर उसके बाद सबको ऐड करके हो।
हाँ तो एक बार 0.3 इसको, हाँ 0.3 कौन सा अल्फा देगा? तो 0.3 वो जो वो F1 है, सबसे लार्जेस्ट F1 x बाई F0 x है ना, जो सबसे मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, मतलब x ग्रेटर देन k ऐसे होता है ना, F1 बाई F0। तो इसमें से जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा, तो उसको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक मतलब करके फिर वो अल्फा 0.3 जितने तक उसको सेटिस्फाई करेगा वो एक्स नॉट का वैल्यू, मतलब वो 1 2 3, ये सब 0.3 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही इसने किया, तो 143, तो इसलिए आर एक्स ग्रेटर देन 2, मतलब वो क्रिटिकल रीजन 2 पे हो रहा है। एमपी क्रिटिकल रीजन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये अलग बात है। तो इसमें क्या है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट का पावर क्या होगा? व्हाट इज द पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट? और सब अब जो वो जो वैल्यू है ना, जो 143, उसको सर पावर का वैल्यू F1 होता है, तो वो सब सारी वैल्यूज को ऐड अप करके वही पावर हो जाता कीजिए, क्या होगा वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं आंसर आना चाहिए, थ्योरी से कुछ नहीं होगा। थ्योरी जब तक आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, सब थ्योरी बेकार है, ठीक है है। ना? तो ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। मैं समझ गया। तो उस थ्योरी को आप इस क्वेश्चन में लगा के देखिए कि आप लगा पा रहे हैं, तो ये बोल रहा हूँ तब आपका रेलिवेंट होगा वो थ्योरी, क्योंकि थ्योरी सिर्फ जानने से नहीं होगा, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तब एग्जाम में मार्क्स आएगा, एटलीस्ट एंट्रेंस एग्जाम में। क्योंकि वहाँ बीच में आप क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, आंसर आपका सही आ रहा है तो आपके मार्क्स आएंगे, नहीं है आ रहा है तो मार्क्स नहीं आएंगे, ये है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए अजय, तो सिमिलर क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन वहां भी था ना? सर ये आपने सॉल्व कर दिया है उस क्लास में। नहीं, लेकिन वहां तो वो तो 2021 का पेपर था, 21 में भी था ना क्वेश्चन? हाँ सेम क्वेश्चन था वहां ये। 50 था, नहीं वहां 50 था, हाँ 50 यहाँ 5 है। चलो। ओके, तो है ना सेम क्वेश्चन ये 2021 में भी था, देखिए कॉन्सेप्ट तो वही है, 21 में वही, 20 में यही आया। तो जो बच्चा ये पीवाई करके जाएगा अप्रोच होता है सेम, यह भी सेम ही लिखा हुआ है। तो हमने कहा नॉर्मल आप, है ना, हमने वहां सजेस्ट किया था कि नॉर्मल थीटा कॉमा 1 इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है ना? मतलब नॉर्मल थीटा 1 का पीडीएफ ये है, ये तो एफ थीटा है, तो एफ थीटा एक्चुअली ये है, और ये जो एफ है दिस, ये एफ थीटा का पीडीएफ जो होगा वो ये है, और जो f कह रहा है वो मेरा नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। जो ये सिर्फ f कह रहा है ना, तो वो नॉर्मल 0 1 वाला है, और f थीटा नॉर्मल थीटा 1 है एक्चुअली। तो देखें ये वाला चीज ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, इस तरह से। तो इससे ये है कि t प्लस जो था वो नॉर्मल आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/4, और इसका वेरिएंस आता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/24, यही था ना फॉर्मूला, तो इससे आ जाएगा इजिली। तो t प्लस 1 का ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लीजिए, n को 4 रखना है, ठीक है ना? यहाँ n 4 है, उस 2021 में भी सेम क्वेश्चन आया है, बस कॉन्सेप्ट सेम है, अप्रोच सेम है, वहाँ n 10 है और यहाँ पे 50 है। आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है सर, क्या नहीं आ रहा है? दिक्कत हो रहा है। आंसर मैं ट्राई किया था उसमें तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला लगाया था, हो सकता है देख लेते हैं, दोबारा कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो है आना चाहिए, देखते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग कह रहे हैं कि जो t प्लस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मीन है 4 इंटू 4 प्लस 1 5/4, और 4 इंटू 4 प्लस 1 2 इंटू 4 प्लस 1, फॉर्मूला देख लीजिए जो 21 में यूज किया यही था ना, 2021 वाले पेपर में जो यूज किया है, 2n प्लस 1 9/24, तो ये बन के आ जाएगा 5 कॉमा, तो ये तो हाफ आ गया, तो मीन 5 आ गया ना इसका, तो ये तो 1/2 आ गया, 32 इंटू 1/2 क्या 16 आंसर नहीं है? चेक कीजिए, देखिए
मीन ही 5 आ गया, तो t प्लस लेस देन 5 तो हाफ ही आ जाएगा ना, क्योंकि वेरिएंस से डिवाइड होने क्या ही फर्क पड़ेगा। देखिए 16 होना चाहिए आंसर इसका, चेक कीजिए। सर 18 आंसर दिया है। अच्छा अभी 16 नहीं आ रहा है। एक मिनट, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है फिर 18 क्यों दिया है, थीटा इज 0 अगेंस्ट थीटा इज लेस देन 0। ओके, ऐसा क्या है फिर, तो देखना पड़ेगा यहाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं। n4 है, ठीक है, सेटिस्फाई तो कर रहा है सेम कंडीशन, और f माइनस एफ प्लस, ठीक है, थीटा इज 0 अगेंस्ट थीटा नेगेटिव। 21 वाले में क्या टेस्टिंग था, थीटा इज 0 अगेंस्ट, वहाँ थीटा क्या था, देखो 21 वाले में करो। सर थीटा 1.2, अच्छा 1.2 और नॉट इक्वल टू का क्या वहाँ पे, वो नॉट इक्वल टू 1.2 से। अच्छा वहाँ नॉट इक्वल टू, यहाँ वन साइडेड है, तो वन साइडेड का क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर तो कौन सा था 50, कौन सा देख रहे हैं आप, देखिए हमने कौन सा सॉल्व किया है, हाँ सर 50 सर। हमने कौन सा सॉल्व किया है, 49। तो 49 का, इसने 50 का 16 लिखा हुआ है, हाँ वही तो, ऐसे कैसे भाई 16 आ भी रहा है। अच्छा 16 होगा उसका, तो सर दोनों में भी बोल रहा है सर, उसका भी 16 आ रहा है। अच्छा इसका भी 16 आएगा, तो चेक करता हूँ इसमें क्या एरर है, इसमें देखते हैं क्या गलती हो रही है, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इसमें कुछ एरर हो सकता है। विल्कोक्सन साइन रैंक, यहाँ पे वन साइडेड टेस्ट है एक्चुअली, है ना, वहाँ पे 2021 में टू साइडेड वाला था, सो चलो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, इसको अगले क्लास में मैं ट्राई करके आता हूँ। तो अभी देखते हैं 50 क्या कह रहा है। 50 कह रहा है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है विथ अननोन इंटरसेप्ट एंड अननोन स्लोप, ठीक है, डेटा पॉइंट दे रखा है, तो मेथड, तो ये तो जैम में भी आता है ना, ऑर्डिनरी स्क्वायर, मतलब जैम के जो सिलेबस में सेम फॉर्मूला है। नहीं यहाँ पर प्रेडिक्टेड वैल्यू। हाँ हाँ, तो क्या ही दिक्कत है, प्रेडिक्टेड वैल्यू में क्या दिक्कत है, y बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा x होता है ना, सो y बराबर अल्फा कैप प्लस बीटा कैप इनटू 5, तो क्या ही नया हो गया, प्रेडिक्टर पूछ लिया तो अल्फा कैप आप एस्टिमेटर जानते हैं ना, क्या होता है उसका एस्टिमेटर, बीटा स्क्वायर एस्टिमेटर, यहाँ एस्टिमेटर में वैल्यू, ये डेटा पॉइंट है, पहले एस्टिमेटर की वैल्यू निकालिए फिर 5 रख दीजिए, आ जाएगा, इसका आंसर पूछ रहा है। ये सब जैम में भी आया है, इसलिए कहता हूं जैम के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 60-70 नंबर तैयारी तो वहीं से हो जाता है, 60 to 70 का, क्योंकि आपका रिग्रेशन का पार्ट, सिंपल रिग्रेशन वहां कॉमन है उसके साथ, ये है। डी हमारे पास ये एक रीजन है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड तीनों 0 से 1 में है, मतलब ये क्यूब है 0 1 का, मतलब वन साइड का, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। अब दिस बोल रहा है दिस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले x की लिमिट लिखना है, x की लिख लो, तो x की यहाँ लिखोगे 0 से स्टार्ट करो, 1 माइनस वाई माइनस जेड हो गया। अब x को गायब कर दो, तो x को गायब करोगे तो y प्लस जेड लेस देन 1, y प्लस जेड लेस देन 1, तो ये y z एक्सिस हो गया, मान लो ये z है ये y है, इस पे इंटीग्रेट करना है, तो y की लिमिट आ जाएगी 0 से 1 माइनस z, और z की लिमिट आ जाएगी 0 से 1, बस इंटीग्रेट कर लीजिए, आसान है, तो उससे हो जाएगा, ठीक है, बस थोड़ी कैलकुलेशन होगा, आसानी से हो जाएगा ना, हाँ ये आसान है। यहाँ पे 52 जो कह रहा है कि देख लेते हैं क्या है, रैंडम वेक्टर का ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, ज्वाइंट पीडीएफ नहीं, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ज्वाइंट सीडीएफ दे रखा है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो सीडीएफ है ये, वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई यूनिट वेरिएंस, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। ओके ओके, तो x 0 1 में है, x पॉजिटिव है और y 0 1 में है, तो ऐसा है x पॉजिटिव y दिस, तो वेरिएंस x वेरिएंस y पूछ रहा है आपसे, दोनों का पहले मार्जिनल निकाल लेंगे। अगर मार्जिनल निकाल, अलग-अलग से मार्जिनल लिखने से वो एक्चुअली x का एक सीडीएफ होता है एक्सपोनेंशियल का, और y का अलग से, मतलब डिस्क्रीट, y एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, इससे करके देख लेते हैं। सर नहीं इसमें नहीं होगा सर, हाँ
तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ रहा है सर, आप उसका रेंज देख के सर बता सकते क्या कॉम्प्लिकेटेड हैं है? रेंज। हाँ सर, उससे सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट्स तो आ रहे हैं इसको अगर नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस पार्ट, यहाँ पे क्या है, जंप उम भी सर। है क्या? कॉम्प्लिकेटेड आप फॉर्मेट्स इसको अलग कैसे अलग। ड्राइवर करके हम लोग वो जानते हैं वो मेथड। अच्छा, इसको अगर छोड़ दें हम तो सर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो उसको सर 1 माइनस e टू द माइनस x वो हो रहा है अलग, और वो y लेस देन 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन 1, वो 1/4 होगा, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1 होगा। तो ऐसे करके सॉल्व हो गया सर, आंसर भी आ गया। अच्छा, नहीं अगर इससे करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, ये अप्रोच काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जीरो पे नहीं जंप सर, है। वो अप्रोच से नहीं होगा, क्योंकि मतलब आपने जिस ये किस में वैलिड है, जैसे हम लोग जानते हैं डिस्क्रीट में, तो ये कब होता है, ये वाली जब चीज, कॉन्टिन्यूअस होता है तब होता है। ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए वैलिड है ना, डिस्क्रीट और मिक्स्ड के लिए वैलिड नहीं है। जैसे ये वाली चीज, दिस इज नॉट वैलिड फॉर डिस्क्रीट और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 से पहले ये है। अच्छा, ये तो इंडिपेंडेंट टाइप का लग रहा है क्योंकि वेरिएबल फ्री है ना, इसको तो हम ऐसा भी लिखना चाहिए, इंडिपेंडेंट है। fx ऑफ x इंटू fy ऑफ y, इस टाइप का हम लोग बना सकते हैं इसको, क्योंकि फ्री है तो fx ऑफ x, इसमें रेंज अलग अलग है। हाँ, तो उसको उस तरह से फिट कीजिए कि वो CDF बन जाए, है ना, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब इससे ना, इससे देखो ये अप्रोच सही होता अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता, अगर मुझे बता रखा होता कि एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, तो उस केस में यहाँ पे क्या है कि आपका y में क्या हो रहा है, y में जंप है, मतलब y इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। आई थिंक देखो करते हैं, सॉल्व तो कर ही देखो आप लोगों ने, तो प्रोडक्ट करोगे तो CDF आ गया, ये आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, चाहे x है ना, x पॉजिटिव है तो, और 0 लेस देन दिस, कहने का मतलब यहाँ से सो किसी भी तरीके से करो, मतलब अप्रोच सही लगाओगे आंसर सही आएगा, ये चीज, आंसर तो आ ही गया होगा, तो बस। ओके, तो यहाँ पे क्या मैं कह रहा था कि जो ये जॉइंट है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स fx ऑफ x इंटू fy ऑफ y, है ना। फिर ये अप्रोच काम नहीं आता अगर यहाँ पे x इंटू वाई प्रोडक्ट में होता, अगर वो नहीं कर पाते तो फिर दूसरा अप्रोच लगाना पड़ता, तो वो अलग फिर हो जाता उसका। सो अभी ये काम आ रहा है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से fx ऑफ x आपका बन जाएगा 0 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स जब लेस देन 0 है, x जब मोर देन इक्वल टू 0, ऐसे आपने बनाए होंगे। और fy ऑफ y जो बन रहा है, दिस इज 0 व्हेन y लेस देन 0, 1/4 कब, जब y मोर देन इक्वल 0 लेस देन 1, एंड 1y मोर देन इक्वल टू 1। देखो यहाँ से क्या कहना चाह रहा था मैं, तो वो जो डिफरेंशिएशन वाला रूल क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि y डिस्क्रीट है, यहाँ x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, y डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ से जो x का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, है ना, तो fx ऑफ x आ गया e की पावर, यहाँ डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो PDF आ जाएगा, यहाँ ठीक है। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप क्योंकि ये तो डिस्क्रीट है, तो डिफरेंशिएट PMF तो आता नहीं है, तो यहाँ पे जगह जंप देखते हैं फिर यहाँ पे, है ना, कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंशिएट करते हैं तो CDF से PDF आता है, डिस्क्रीट में जंप देखना पड़ता है। तो जंप क्या है आप देखो, x y बराबर 0 पे आप देखोगे तो क्या होगा, 1/4 आ जाएगी, और y बराबर 1 पे क्या आएगा, 3/4 आ जाएगी। तो ये PMF आ गया y का। अब y क्या है, y का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, y इज बर्नौली P, मतलब 3/4, ठीक है।
तो y बर्नौली है और x एक्सपोनेंशियल है, तो x इज एक्सपोनेंशियल, y इज बर्नौली, तो इजीली हो गया, ठीक है। तो वेरिएंस x यहाँ से लिख लेंगे आप 1 आ जाएगा, तो 16 इंटू 1 प्लस 32 वेरिएंस NPQ, तो बाइनोमियल 1,3/4 है, तो NPQ, सो ये 3/4 इंटू 1/4 आ जाएगा, कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ, कर तो रखा ही आप लोगों ने, ठीक है। 53 कह रहा है कि आपके पास है xn सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल है, यहाँ ex1 ex2 ex4 दे रखा है, और पूछ रहा है कि, तो ये हमने एक बार पहले सॉल्व किया था जब डाउट में था, देखो ध्यान से। हाँ सर, ये तो सर ये ऑफ एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पर 1 1 शिफ्ट कर देने से वो yn माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर उसको 1 प्लस जो रूट ओवर n बाई रूट 3 है उसको 1 बाई करके उसको फिर वेरिएंस लिखने से वो 3/2 आ रहा है, मतलब c का वैल्यू। देखो यहाँ yn लेस देन इक्वल टू समथिंग बना सकते हो आप, मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ, सिंपलीफाई करो एंड yn लेस देन समथिंग बनाओ। नहीं सर, yn माइनस 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 1 उधर चला जाएगा, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है, हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप yn माइनस 1 कर लो, क्योंकि हो सकता है इसका मीन 1 आएगी इसीलिए, है ना, तो इसलिए yn माइनस 1 हेल्प करेगा। कॉमन लेके उसको बस हो जाएगा, e ऑफ yn 1 आ जाएगा, और वेरिएंस ऑफ yn जब आप निकालेंगे तो 1/n² बाहर कितना आएगा, 2 3/n आएगा, अच्छा सॉरी ex, नहीं 2/n आएगा, पक्का देख लो, तो हाँ ये x to the power 4 3 है और x स्क्वायर होल स्क्वायर वो तो 3 minus 1 2 हो रहा है ना, 2/n आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम कह रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने वेरिएंस सेपरेट किया, तो वेरिएंस ऑफ x1² क्या आएगा, है ना, तो यहाँ से मुझे यही चाहिए, y का yn का वेरिएंस का मतलब क्या, 1 मतलब -1 n होगा, और नीचे n स्क्वायर हो रहा है तो फिर 2/n आ रहा है। एक्चुअली yn इज नथिंग बट y बार बोल दो, y बार इज लाइक y ना, तो इस तरह से n है, तो ये आ गया वेरिएंस ऑफ y1, और इसका वेरिएंस क्या आएगा, दिस माइनस मीन स्क्वायर, है ना, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, आप सही कह रहे हो ना। तो इस तरह से, क्योंकि ये ex की पावर 4 है, लेकिन वेरिएंस x1 यहाँ से निकालना, मुझे निकालना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ x1² टू गेट वेरिएंस ऑफ दिस, तो उससे सॉल्व हो जाएगा ना, ठीक है। तो सिंपली सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना, थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, क्योंकि ये yn अलग अलग कर रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना है इसके साथ, फिर उसको 1 को आप आगे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें ये yn माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, फिर ये चीज आ जाएगी, फिर आसानी से सेंट्रल लिमिट थ्योरम आप लगा लेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि रैंडम वेक्टर आपको दे रखा है दिस, क्या है बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसका मार्जिनल निकालना पड़ेगा। मार्जिन बहुत मुश्किल है, मार्जिन निकालेंगे आप, निकालते निकालते आपको बहुत टाइम लगेगा। चेक करो भाई, हाँ एक्चुअली ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ है। तो लेट्स से y1 y2 y3 दे आर IID यूनिफॉर्म -1 1, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि y1 y2 y3 IID यूनिफॉर्म है, तो इसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ये फॉर्मूला है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो x1 यूज किया यहाँ पे ना, दिस इज द y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, x2 यूज किया है y सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और जो x3 यूज किया है ये y थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इस तरीके से है ये। तो ये जॉइंट पीडीएफ है इन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। आपको याद है फॉर्मूला, f ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth, इसका जॉइंट पीडीएफ क्या होता है, हाँ n फैक्टोरियल टाइम pdf of x1 pdf of x2 and pdf of xn। सेम यहाँ हो रहा है, आपके पास 3 है, 3 फैक्टोरियल बाहर कर दीजिए। जब आप 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बाहर करेंगे तो तो यहां से 3 फैक्टोरियल बाहर की देखो क्या बनता है, 6 बाहर कीजिए तो कितना होगा 81/3
24, इसको ब्रेक कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा, है ना। ये बनेगा फैक्टोरियल 6 होगा तो फैक्टोरियल 6 into 27/2/4। अच्छा, तो ये 27/8 मतलब ये 3/2x1, 3/2x2, 3/2x3 ये बन रहा होगा। देखिए ऐसा बन रहा है क्या? सॉरी x1 स्क्वायर ना, हाँ स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यस इस तरह से बन जाएगा। तो ये ऑर्डर स्टैट से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आप देख लीजिए यहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं, तो यहाँ से जो पीडीएफ है एक्चुअली ये क्या है, पीडीएफ है पॉपुलेशन का। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आया कि पीडीएफ ऑफ पॉपुलेशन इज, अच्छा तो मैं ये कह रहा था -1 to 1 यूनिफॉर्म लेंगे, लेकिन नहीं, यूनिफॉर्म -1 से 1 नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगा ये सपोर्ट -1 से 1 है इसीलिए, बट यहाँ ये नहीं होगा ना, क्योंकि उस केस में फिर इसका पीडीएफ तो वो हो जाता है 1 टाइप का आएगा, यहाँ पे आएगा सपोर्ट सेम ही रहेगा, सपोर्ट तो सेम रहेगा, ये पीडीएफ बनेगा ना। देखिए या मैं y की बात करूं, जो से मैं y ले रहा था, fy ऑफ y ये बनेगा। देखिए जरा इसको इंटीग्रेट करके देखो, आंसर सेटिस्फाई करेगा ये? मैं तो डायरेक्ट एससीसी पे किया हूं तो वो है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये पीडीएफ है y²/2, ये तो पहले ही जीरो ऑर्डर है सर, पीडीएफ नहीं है ना, पीडीएफ नहीं नहीं है, सर जीरो ऑर्डर है। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, अब पीडीएफ है, देखो स्क्वायर ना 3y²/2, अब पीडीएफ है, अब पीडीएफ हाँ यही नहीं, यहाँ तो यही तो है, यहाँ पे है ना, स्क्वायर है ना। सर नहीं सर, इसका वैल्यू 3 आ रहा है सर, पीडीएफ का सम 1 नहीं आ रहा। y3y आ रहा है वो। y3 हाँ आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ ये सही है। तो ये पता है क्या निकाल दिया मैंने, मैं ये जो कह रहा था शुरू में, दिस इज नॉट दिस, y1 y2 y3 आर IID विद पीडीएफ दिस, तो उस y1 और y3 का ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ये पीडीएफ है। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, y सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, y थर्ड ऑर्डर, तो ये x1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब हो जाएगा, तो आपके पास x1 x2 x3 मिल गया, तो होता क्या है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड ऑर्डर स्टैट, मान लो y फर्स्ट ऑर्डर, y सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज सेम एज वेरिएंस ऑफ जो भी लेना चाहो आप, y1 y2 y3। तो ये IID है, तो IID है तो तीनों को ओपन करो, ओपन करोगे तो वेरिएंस 3 टाइम वेरिएंस ऑफ y1, इसका वेरिएंस निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का। ओके क्वेश्चन 55 में एक प्रॉब्लम है सर। रुको रुको, पहले मैं पढ़ लेने दो। सो x1 x2 x5 विद अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ दिस, तो ये आपको दिख रहा है कि लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है विद थीटा एंड 1। अब आपसे पूछ रहा है कि टेस्टिंग h0 0 अगेंस्ट लेस देन 0, समेशन yi बी द साइन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये बता रहा है कि yi या तो 1 है या 0 है, मतलब yi बर्नौली है, तुम अगर देखो yi बर्नौली p मतलब xi मोर देन 0, तो xi मोर देन 0 अंडर h0 1 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्या प्रॉब्लम है बताओ आप जरा। सर ये जो साइन के स्टैटिस्टिक है, मतलब इससे सर मतलब हाँ क्या चाहते हो, नॉन पैरामीट्रिक में जाए? सर वही मैं पूछ रही हूँ सर, जाने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग लगाने हैं ना कि उसकी जरूरत है कि नहीं है। मैं अभी शुरू में भी कहा था आपको कि अगर इजीली सॉल्व किया जा सकता है तो हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड वे में करेंगे। ये साइन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब साइन, वो आपका जो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट नहीं है, साइन टेस्ट नहीं है ये जस्ट इसका मतलब है एक्चुअली पॉजिटिव है तो 1 है, अदरवाइज 0, तो इसको साइन सिग्नम फंक्शन सुना है ना आपने, तो उस तरीके से कुछ बोलना चाह रहा है ये। मतलब सर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, मतलब लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन 0 से इंफिनिटी तक लेगा y का वैल्यू। नहीं क्या? अरे yi एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है या 0 है। yi डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है।
इस पर ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ। इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे आपको ऐड करना है अल्फा, तो डायरेक्ट हम कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ y i लेस देन 2, तो ये y i फॉलो करेगा बर्नौली जी करके 1/2 बर्नौली 1/2 अंडर h नॉट हो जाएगा। हाँ बर्नौली 1/2, तो ये समेशन y i हो गया बाइनोमियल 5 1/2 अंडर h नॉट। अब ये पूछ रहा है कि ये दे रखा है क्रिटिकल रीजन, तो पूछ रहा है साइज, तो वही तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा सीधा था वो कैलकुलेट करेगा। दुनियादारी थोड़ी सोचेंगे, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी कि एक क्वेश्चन में हम 1 घंटे तक सोचते रहेंगे। हमें देखना है क्विकली आंसर कैसे निकालना है, सिंपल वो सोच रहे हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट आंसर इजीली। तो बर्नौली हाफ कैसे लिया? अब दिमाग लगाओ ना, दिमाग है ना आपके पास। बर्नौली हाफ अंडर एच नॉट, एच नॉट क्या है थीटा 0, इसमें थीटा 0 रखोगे तो मीन कितना आएगा? हाँ सर 0 हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ से p निकाला है, p प्रोबेबिलिटी xi। ये तो ना खुद से सोचा करो, थोड़ा बैठ के टाइम दो क्वेश्चन को, सोचो क्या हो सकता है, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, उस तरीके से आप हर तरीके से सोचो। ये नहीं एक तरीके, स्टैटिस्टिक देखकर मतलब अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हुआ है, लेकिन ये नहीं एकदम जल्दबाजी में। मैं तो वही कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो थोड़े ट्राई करो, अलग अलग तरीके सोचो। ये नहीं पहला दिमाग में है उसी से मुझे करना है, क्यों करना है, हो सकता है वो लेंदी अप्रोच, दूसरा आसान अप्रोच सोचो। उसको तुम्हें दिखाना थोड़ी है ताकत तुम्हें एग्जाम को कि तुम कितने नॉलेजेबल पर्सन हो, क्यों दिखाओगे? तुम अच्छे मार्क्स लाओ ना, उसको क्यों दिखाने की जरूरत, तुम कितना जानते हो। सो यहाँ से xi मोर देन 0, यहाँ से हाफ आ जाएगा ये जब थीटा 0 है तब, व्हेन थीटा इज 0। तो मुझे अंडर h नॉट ही काम करना है। पूछ क्या रहा है? साइज। साइज क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट, तो समेशन yi लेस देन इक्वल टू 2 व्हेन दिस, तो हो तो गया। और ये बाइनोमियल 5 हाफ है, तो मान लो इसका नाम मैं t रख देता हूँ अभी, तो प्रोबेबिलिटी t बराबर 0 व्हेन थीटा इज 0 प्लस प्रोबेबिलिटी t बराबर 1। जब मैं लिख रहा हूँ मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, सेम आपको पूछना है ऐसा क्यों हो रहा है, आपको समझ आना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है आप लोग तो पूछिए मुझसे क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज है। लेकिन आपको खुद सोचना पड़ेगा कि खुद भी सॉल्व कर रहे तो खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, तो वो सॉल्व करके आएगा, रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको खुद दिमाग लगाने पड़ेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है। हो गया। अब t का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 5 हाफ है, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालिए, 1 पे निकालिए, 2 पे निकालिए, उससे आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने लास्ट क्लास में और अभी 2020 के एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, जस्ट पूरा सॉल्व तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन किए हैं, बाकी आपको अब सॉल्व करना है और डाउट पूछने हैं। तो आपने अगर ट्राई किए हैं तो बताइए कौन कौन से क्वेश्चन डाउट है।